गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अभी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। क्या आप में से किसी ने अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम सुना है? दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, क्या इसके मेरे बताने के पहले आपने अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम सुना था? दरअसल अब्राहम फ्लेक्सनर जो है वो एक बड़े एजुकेटर थे जो 1900 के शुरुआत में प्रेजेंट थे। उन्होंने जो है वो मतलब जो है 19 सेंचुरी के लास्ट में जो इनका बड़ा इम्पैक्ट था और इन्होंने अब्राहम फ्लेक्सनर ने जो है वो इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया था उन्होंने कि पूरे वर्ल्ड में मेडिकल एजुकेशन कैसा होगा। आपको पता है ना कि जो लोग MBBS करते हैं उनको एक सर्टेन कोर्स पढ़ना पड़ता है कि आपको ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट प्रॉप में या फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, देन पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन सेकेंड प्रॉप में पढ़ना पड़ता है, PSM, ऑर्थोपेडिक, तमाम सब्जेक्ट जो है वो पूरे MBBS में जो है वो तकरीबन आप मान लीजिए कि ओवरऑल आप अलग अलग छोटे बड़े सब मिला लें तो 19-20 सब्जेक्ट होते हैं तकरीबन, ठीक है ना। वे सारे किस क्रम में पढ़ने हैं, क्या उनका सिलेबस रहेगा, कैसे ह्यूमन बॉडी को जो है पढ़ने के लिए अपने आप को जो है वो व्यक्ति को तैयार करना है कि वो एक बेहतर डॉक्टर बनकर उभरे। तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जो MBBS का जो कुरिकुलम है वो कोई सरकारी बॉडी डिसाइड नहीं कि वो कोर्स में मामूली ऊपर छोटा आगे पीछे करते हैं उठ के। तो कभी भी मेडिकल के सिलेबस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है और ये सबको बड़ा साइंटिफिक तरीके से जो है वो रिसर्च किया गया और उसके बाद उसको इस्टेब्लिश किया गया कि मेडिकल की पढ़ाई कैसे होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अब्राहम फ्लेक्सनर को। अब्राहम फ्लेक्सनर ने 1910 में, ये एक अमेरिकन थे, इन्होंने 1910 में जो है एक रिपोर्ट दिया था जिसे फ्लेक्सनर रिपोर्ट कहा था। और इस रिपोर्ट में अमेरिका के जितने भी मेडिकल स्कूल उस समय जितने भी मेडिकल स्कूल थे उन सब, वहाँ पर अमेरिका में मेडिकल कॉलेज ना बोल के मेडिकल स्कूल कहते हैं, तो जितने भी अमेरिका में मेडिकल स्कूल थे सबके उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया था उन्होंने और सबका उन्होंने आकलन किया, सबको ग्रेडिंग किया उन्होंने और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि क्या सुधार की जरूरत है मेडिकल एजुकेशन में। और फ्लेक्सनर के काम को सपोर्ट किया था उस समय के टॉप इंडस्ट्रिस्ट थे जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी, इन लोगों ने जो इनको सपोर्ट किया था और उनके पैसे से उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया और पूरे देश में उन्होंने हर एक मेडिकल पैथी को समझा और इन्होंने बाद में कंक्लूजन दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि यदि आप साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से मेडिकल के फील्ड को आप लेना चाहते हैं तो आपको नंबर एक आपको सिर्फ एलोपैथिक को जो है वो प्रमोट करना होगा। एलोपैथिक के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ की डिग्री किस तरह की होना चाहिए, वहाँ पे कुरिकुलम कितना लंबा होना चाहिए, क्यों हमें 4.5 साल पढ़ना है, क्यों हमें 1 साल इंटर्नशिप करना है, क्यों हमें ये सारा का सारा जो है वो प्रोसीजर जो है वो उन्होंने फ्लेक्सनर ने जो है वो बताया कि ऐसे करेंगे तो सबसे बढ़िया डॉक्टर हमको मिलेंगे। और उन्होंने कहा भी कि इस समय जब 1910 की बात है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कोई है तो वो है जॉन हॉपकिंस। उन्होंने कहा जो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। बाकी पहले क्या था, पहले ये था कि कोई मेडिकल कॉलेज 3 साल में डॉक्टर बना देगा, कोई 7 साल में डॉक्टर बनाएगा, कोई जो है 2 साल में डॉक्टर बनाने का दावा करेगा। फिर सबके कोर्सेज अलग अलग थे कि कोई बोलेगा ह्यूमन एनाटॉमी सर्जरी के साथ बाद में पढ़ेंगे, कोई बोलेगा फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी साथ में पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पहले जो है वो कुरिकुलम बने हुए थे। तो उन सबको फिर गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उसने सबको स्क्रैप किया। उन्होंने कहा कि जितने भी मेडिकल स्कूल चल रहे हैं सबको हम बंद कर देंगे यदि आपने जो है हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। तो वहाँ से शुरुआत होती है मेडिकल एजुकेशन की कि मेडिकल एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड। और ये 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बाद पूरे अमेरिका में इसको लागू किया गया। अमेरिका की देखा देखी कनाडा में लागू हुआ ये, कनाडा से फिर क्या हुआ कि मैक्सिको तक आया, फिर यूरोप तक पहुंचा और पूरे यूरोप में इसको फॉलो किया गया। और चूंकि ब्रिटिशर्स उस समय इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे तो ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी सेम कुरिकुलम को उन्होंने लागू किया। ठीक है, तो जब से लेके आज तक हम वही कुरिकुलम फॉलो करते आ रहे हैं। सोचिए कब की बात है, 1910 की बात है, आज 2021 है और तब से लेके अब तक 100 साल से भी ऊपर हो गया है और तब से लेके अब तक हम वही कुरिकुलम फॉलो करते आ रहे हैं। और ये इसलिए भी हमारे लिए वैज्ञानिक नजरिया बन जाता है क्योंकि कारण है कि ह्यूमन बॉडी में कोई बड़े बड़े परिवर्तन तो होते नहीं है कि ये इकोनॉमी से बदल गया। भाई जो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल जो सिद्धांत अर्थव्यवस्था के जो है 1910 में थे वो 2021 में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, फिजिक्स शाश्वत है, फिजिक्स जो है वो गवर्न बाय लॉ है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री एक बेसिक साइंस है, वो भी नहीं बदलेगा।
मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ वो भी नहीं बदलता है के। तो बात, हाँ, इसमें इनोवेशंस हो सकते हैं, इसमें जो है वो और बेहतर पॉसिबिलिटी जो है वो खोजी जा सकती है कि हम और बेहतर कैसे इलाज कर सकें, कौन सी दवाएं और बेहतर काम करेंगे, सेल के लेवल पर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अब्राहम फ्लेक्सनर का जो योगदान है ना, जिसको हम कभी बात ही नहीं करते, जानते ही नहीं है, वो बड़ा भारी योगदान है मेडिकल फील्ड में उनका। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि यू शुड बी अवेयर अबाउट कि जो है कितने जो हम देखते हैं अपने आसपास ना, वो इतना अनायास नहीं आया, कई लोगों ने उसके पीछे मेहनत किया हुआ है। जिस भी चीज़ को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करते हैं ना, यदि आप उसके इतिहास में जाएंगे आपको मालूम चलेगा कि उसको बनाने में बहुत सारा योगदान कई लोगों का लगा है। के जिस बिजली के बल्ब की बात करें आप, चाहे ट्यूबलाइट की बात करें आप, चाहे आप टेलीफोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, कुछ भी आप जो अपने आसपास बिल्कुल सामान्य देखते हैं ना, वो एक समय में सामान्य नहीं था, उसको क्रिएट करने में लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। और सोचिए ना, यदि वो लोग ये सब नहीं करते तो क्या हमको ये सब फैसिलिटीज़ मिल पाती। और इसलिए आज यदि हम सब नहीं करेंगे तो क्या आने वाली जनरेशन हमारा नाम इस सम्मान के साथ ले पाएंगे। जैसे हमने कहा अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम लिया हमने, हम अब्राहम जो है वो, हम जो है आइंस्टीन की बात करते हैं, अब्राहम लिंकन की बात करते, तमाम परिवर्तन, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे विज्ञान के स्तर पर हो, परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन ही जीवन का नाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल आप में से किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा क्या कि सर, मैं मेल किया मुझे और पूछा कि सर आप ये मॉर्निंग मोटिवेशन में ज़रूर बोलिएगा आप कि भारत लड़कियों के लिए एक अच्छा देश क्यों नहीं है। क्या भारत लड़कियों को, गर्ल्स को डिजर्व नहीं करता है। बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन था, उसने बड़ा लंबा चौड़ा उसमें लिखा उन्होंने। मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ कि उस बच्ची ने लिखा, क्या सर आपको नहीं लगता है कि इंडिया इज़ नॉट गुड कंट्री फॉर गर्ल्स एंड इंडिया डजंट डिजर्व गर्ल चाइल्ड। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे अनुभव से जो है वो, मुझे बहुत दुख लगा कि तुमको ऐसे अनुभव या तुमको इस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि तुम्हें यहाँ लग रहा है कि गर्ल चाइल्ड दोयम दर्जे पर है और लड़कियों को के लिए को भारत डिज़र्व नहीं करता है, या तुम्हें लगता है कि भारत लड़कियों के लिए अच्छा देश नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि ये तो हो गया है एक प्रेजेंट कंडीशन कि जहाँ आपने महसूस किया कि इट इज़ नॉट गुड कंट्री फॉर गर्ल्स, इट इज़ नॉट ए गुड कंट्री फॉर गर्ल चाइल्ड, कि ये डिज़र्व नहीं करता, ये आपने एक बात महसूस की। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगा कि इफ़ यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम, व्हाट आर दिस पॉसिबल सॉल्यूशंस। आपको बता दूं मैं, आज आप यूरोप और अमेरिका की तरफ देखते हैं, आप पाते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ भी जो है वो इक्वली पावरफुल है। वहाँ पे आप कभी देखिएगा कोई अमेरिकन हॉलीवुड मूवी देखिएगा, आप पाएंगे कि जो गर्ल्स हैं वो भी इक्वली पावरफुल है, चाहे वो FBI के अंदर हो, चाहे CIA के अंदर हो, चाहे वहाँ की आर्मी में हो, चाहे वहाँ के मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वहाँ के जो है वो रिप्रेजेंटेशन इन जो है वहाँ का जो पार्लियामेंट सीनेट है वहाँ के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, आप पाएंगे कि इक्वली पावरफुल है। कमला हैरिस को ही देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ की वो। ठीक है, हिलरी क्लिंटन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थी वहाँ के। तो मजाक थोड़ी ना है ना, निकी हैली का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो गर्ल्स हैं जिन्होंने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो नंबर 1, यदि आपके पास एक समस्या है तो यू शुड हैव ए सॉल्यूशन। और मेरे विचार में सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप आंसू बहा लीजिए और अपने आप को कमजोर सिद्ध कर दीजिए, या आप आंसू को संभाल लीजिए और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और वो एक ही तरीका है उसका, आपकी सफलता। आप आज 50 चीज़ें, मैं आपसे कहता हूं कि लड़कियों को डबल फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। एक तो जो है वो सब पेरेंट ऐसा नहीं करते हैं, परंतु रिसोर्स का एक छोटा सा हिस्सा लड़कियों को मिलता है, बड़ा हिस्सा लड़के को मिलता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि लड़की की शादी करेंगे तो बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा उसमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी। मेरा एक एम्प्लॉई है, उनकी मैरिज की बात चल रही थी, तो मैंने पूछा उससे कि भाई तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा लड़का लड़की का क्या कंट्रीब्यूशन होता है मनी में। तो उन्होंने कहा साहब सर पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। महाराष्ट्र में मैं मराठी व्यक्ति है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए, अब देखो जो डेवलप्ड सोचो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने कहा सर हम लोगों का पूरा बजट बना के इतने लोग आएंगे खाने के लिए, इतना फंक्शन में कुल 6 लाख का खर्चा होगा, 3 लाख हमारी फैमिली देगी, 3 लाख लड़की की फैमिली देगी और कंबाइंड होके वो शादी होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोच। मैं आपको बता दूं कि मेरे मन में जो है वो जो यहाँ के लोकल मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्र के जो इस तरह के कल्चर में पले बड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान डेवलप हो। क्योंकि लड़कियों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि लड़की का परिवार जो है कर्ज में दब जाए, लड़की का परिवार जो है वो पूरा खर्चा करे। उन्होंने कहा बराबर इक्वल, जितना खर्चा होगा आधा आधा बांटेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ जो थिंकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो है वो सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, ठीक है,
वहाँ होता है कि पूरा खर्चा लड़की वाले पूरा खर्चा उठाएंगे, दहेज भी देंगे। यहाँ पे दहेज जैसी कोई चीज़ चलती नहीं है, जो मन से गिफ्ट करना हो कर दो, कोई दहेज जैसी चीज़ कोई मांग नहीं सकता, मांगेगा तो रिश्ता भाई खत्म। ये महाराष्ट्र का कल्चर है। पता नहीं, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अब उस पर बहस कर सकते हैं, सर मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, मेरे वहाँ वैसा हुआ, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं एक ओवरऑल जनरलाइज अप्रोच मुंबई की बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा महाराष्ट्र में भी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे मुंबई बोलना चाहिए कायदे में, ठीक है। तो अब नंबर 1, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि उनको गर्ल्स चाइल्ड को बॉयज़ के समान रेस करना चाहिए, और लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि बेटा मैक्सिमम गर्ल्स को जो है पुलिस के अंदर आना है, मैक्सिमम गर्ल्स को जो है वो जुडिशरी के अंदर आना है, मैक्सिमम गर्ल्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आना है, मैक्सिमम गर्ल्स को मेडिकल प्रोफेशन में पहुंचना है, मैक्सिमम गर्ल्स को आर्मी के अंदर पहुंचना है, मैक्सिमम गर्ल्स को जो है वो एयरफोर्स में पहुंचना है, मैक्सिमम गर्ल्स को पार्लियामेंट में पहुंचना है, उनको जो है असेंबली में पहुंचना है। समझ रहे हैं बात को? जब आपका रिप्रेजेंटेशन, आप आधी आबादी है देश की, और आपका रिप्रेजेंटेशन क्यों 1/10 भी नहीं है, क्यों आपका रिप्रेजेंटेशन 1/10 नहीं है? जब आपका रिप्रेजेंटेशन 1/10 भी नहीं होगा तो लोग आपको शोषण करेंगे ही करेंगे, आप हाशिए पे हमेशा रहेंगे। आप कहते हो कि इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री फॉर गर्ल चाइल्ड। मैं कहता हूं कि कितनी गर्ल चाइल्ड ऐसी हैं जो संघर्ष करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है। आप आज बेड़ियों को तोड़ेंगे ना, तो आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी कि वो बेटियां थी एक जिन्होंने देश को बदल के चली गई, वो बेटियां थी जो देश को बदल के चली गई। आज आप जो है वो तमाम कि मेरा बैकलॉग लग गया, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा ये हो गया, ये सबको छोड़ दीजिए। आपको दोबारा मौका नहीं देगी दुनिया, बहुत ब्रूटल, बहुत खराब है। एक बार आप जहाँ फंस गए ना गृहस्थी में, तो वहाँ पर आपको निकलने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंप्लेंट करने की बजाय उपाय सोचिए और देश को बदलने का सोचिए। कि देखिए, ये जो आपकी जो कंप्लेंट है ना, ये आज के 25 साल पहले, 50 साल पहले भी महिलाएं करती आ रही थी। आज वो महिलाएं दादियां बन चुकी हैं, ओल्ड एज की हो चुकी हैं, कि अब उनके पास वो ये बेटियों को समझाने के सिवाय कुछ नहीं है कि बेटी अपनी मर्यादा में रहो, कुछ ज़्यादा मत सोचो, एक दिन तुम्हारा घर ये नहीं, तुम्हारा घर तो तुम्हारा ससुराल है। ये सोच टिकाने के लिए वो बैठी हुई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कोई परिवर्तन उनके समय नहीं हुआ। तो क्या ये चेंज चलती रहेगी? क्या भारत में कभी ऐसी बेटियां होंगी जो कि देश को बदल देंगी? बनिए वैसी बेटी कि आने वाली पीढ़ियां बोलें कि वो एक ज़माना था जहां पर बेटियों ने जो है वो देश को बदल दिया। सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है, पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में भर दीजिए। जब 50% है ना, दिखना चाहिए 50%। क्या दिखना चाहिए? 50%। अमेरिका में दिखता है बाकायदा। मैं जब भी यूएस गया तो मैं देखा बराबर है यार, ऑलमोस्ट बराबर है। वहां तो मतलब डिफरेंस ही नहीं कर सकते आप। तो वो चाहते तो बनना हो अमेरिका, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो होगा। मेरी बातें कड़वी हैं, बुरी लगेंगी आपको लगेगी सर हमको डांट रहे हैं, मैं आपको कब देखो, आपसे पीढ़ियां सहानुभूति करती आ रही हैं। नाउ इट इज द टाइम टू चेंज। सहानुभूति नहीं चाहिए, शाबाशी चाहिए। क्या चाहिए? शाबाशी चाहिए। इसलिए बेटा बदलिए देश को, है ना। कंप्लेन मत कीजिए, सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।